तो हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी यूपी बोर्ड की। तो देखो बेटा, एग्ज़ाम हो सकता है आपका फरवरी में हो, तो 4.5 मंथ के लगभग समय बचे हैं। 4.5 या 4 मंथ के लगभग में आपके समय बचे हैं। तो आप लोग जो है कि बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी और ही इम्प्रूवमेंट आए, इसलिए मैंने एक और वीडियो आज लाया है। जो है मतलब मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है और विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो उसी प्रकार से हम आज की इस वीडियो में इसमें हम आवेश के गुण के बारे में जानेंगे और आवेश या विद्युत क्षेत्र के गुण के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इन दोनों के मतलब कि बहुत ही अच्छे गुण होते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विद्युत आवेश के गुण के बारे में लिखिए, या फिर पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र के गुण, सभी गुणों को लिखिए या सभी गुणों को दर्शाइए। तो इस प्रकार से आप उनके गुणों के बारे में आज समझेंगे पूरी वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हो सकता है कि दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो हमारा पहला ही हेडिंग है कि आवेश के गुण, या फिर बोले तो विद्युत आवेश के गुण। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं आवेश के गुण, या बोलते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखो, दुनिया में कोई भी चीज होती है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रकार एक जो हमारा विद्युत आवेश है उसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। तो आज हम इनकी सभी प्रॉपर्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, आवेश एक प्रकार का अदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा नहीं होता, केवल और केवल मान होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा क्या होता है कि आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। पहला पॉइंट क्या होता है कि आवेश क्या है, अदिश राशि। अब आप दूसरा पॉइंट जानिए कि जो आवेश होता है हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, कभी भी दशमलव और फ्रैक्शन में नहीं होता। तो आवेश जब भी होगा तो हमेशा एक पूर्ण संख्या में होगा, एक पूर्णांक होगा, कभी भी दशमलव में या फिर विभाज्यतक रूप में नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, आवेश एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि आवेश सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होता है। तो जो आवेश होता है वो सदैव पूर्ण संख्या में होता है, अर्थात 0.2 ई बोला जाए तो इस प्रकार से आवेश नहीं होता है। 0.2 कूलाम हो सकता है, 0.2 कूलाम। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि काहे कूलाम हुआ, ये काहे नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आवेश संभव नहीं, जबकि ये संभव है और कभी भी बटे में भी संभव नहीं होता। तो जो आवेश होता है वो अदिश राशि है, और दूसरा उसका मतलब कि जो गुण है वो होता है कि आवेश सदैव की संख्या में होता है, पूर्णांक में होता है, कभी भी दशमलव या फ्रैक्शन यानी अर्थात विभाजक के रूप में नहीं होता है। तो देखिए, थर्ड वाला होता है कि आवेश क्वांटमीकरण के नियम का पालन करता है। जो आवेश होता है वो क्वांटमीकरण के नियम का पालन करता है। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि जो भी किसी वस्तु पर आवेश होगा वो उसके एक क्वांटा के मल्टीपल इंटीग्रल होगा। मतलब एक क्वांटा आवेश का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब एक क्वांटा। इसका मतलब तो क्या होता है, एक क्वांटा। और एक ई बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको बोलते हैं एक क्वांटा, और इसके नियम को बोलते हैं क्वांटाइजेशन रूल या फिर क्वांटमीकरण नियम। तो जो आवेश होता है वो एक क्वांटा तथा उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। इस प्रकार से हम सूत्र एक देंगे, Q बराबर N प्लस माइनस ई। ये क्वांटमीकरण का नियम है, Q बराबर N प्लस माइनस ई। कभी कभी सब लोग देते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस ई, बट ये गलत होता है, क्योंकि संख्या के सामने नहीं, ई के सामने लगना चाहिए प्लस या माइनस। यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहाँ पर प्लस आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो यह है क्वांटमीकरण का नियम। Q बराबर क्या होता है, N, मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो उसकी संख्या से और इलेक्ट्रॉन की आवेश से गुणा कर देते हैं तो उस वस्तु का क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। जैसे इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो तीसरे नियम में हम क्वेश्चन लिखवा देते हैं यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि यदि
किसी वस्तु से, यदि किसी वस्तु से 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब वस्तु पर कितना आवेश आएगा। मतलब एक वस्तु है हमारे पास, जब वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हम वस्तु को उदासीन लेंगे। कैसे लेंगे? उदासीन। हमारे पास एक यह वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, अर्थात इस पे कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है? 10⁶ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जा रहा है? निकल जा रहा है। मतलब एक हमारे पास ये वस्तु है, इससे 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब तुम बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कौन से आवेश आते हैं? धनात्मक आवेश। तो यहाँ पर हम प्लस ई वाला यूज सूत्र करेंगे कि माइनस ई वाला। तो यदि हमको निकालना है तो क्यू बराबर प्लस माइनस ई। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी धनायन आएगा तो क्यू बराबर प्लस एन ई। कितनी संख्या में निकल रहा है? 10⁶। ई का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 मात्र क्या होता है? कूलाम। क्यू बराबर 10⁻−6 और -19 क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻13 कूलाम। इतना आवेश आएगा। ये आपके न्यूमेरिकल में जो शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल है उसी से सॉल्व हो जाएंगे। क्यू बराबर एन ई से, उसमें मतलब बोला है कि इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इतना इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कितना अंतिम आवेश आएगा, तो इससे ये सब हल हो जाएगा। तो ये 3 नियम आपके हो गए। पहला नियम क्या है? आवेश सदिश, मतलब सॉरी 3 गुण हो गए। पहला गुण क्या है? आवेश सदिश राशि होती है, आवेश सदैव पूर्ण संख्या में होती है, और तीसरा आवेश क्वांटमीकरण के नियम का पालन करती है। अब अगला, हाँ ये देख लेते हैं कि ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन दशमलव में है यानी इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन को भी आप विभाजित कर दिए तो उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये संभव नहीं है। बट ये संभव है क्योंकि 0.2 और 1 कूलाम आवेश में। पहले एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ये भी क्यू बराबर एन ई से ही लगेगा। 1 कूलाम आवेश हमारे पास, उसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो क्यू बराबर एन ई अगर लगाएंगे तो हमसे एन पूछ रहा है, तो एन बराबर क्या होगा? क्यू अपान ई। 1 कूलाम कितना दिया? 1 कूलाम, और इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। यदि आप इसको हल करने जाते हैं तो इसका मान आएगा, चलिए हल कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 100, ऊपर जाएगा 10 घाते कितना हो जाएगा? 19, और नीचे ये 100 लिखे यानी 1 0, तो 1 0 इधर आएगा, ये 16 होगा, और 1 0 और लिए तो इसको कितना कर दो? 18। अब इसको काटो, 16 छक्का 96.25 × 10⁻18, यानी 1 कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10 घाते 18। अब देखो, यदि हमारे पास बोला है कि 1 कूलाम संभव है, यानी 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0.2 कूलाम संभव है, यानी 0.2 × 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन संख्या 6.25 × 10⁻18। ये वैल्यू कितना भी दशमलव में आए, बट इसके साथ ये 10⁻18 जुड़ा है, वो कितना भी दशमलव में आए, यदि इसके साथ 10⁻18 जुड़ा है, ये मल्टीप्लाई होकर इसको क्या बना देगा? पूर्ण संख्या बना देगा। क्या बना देगा? पूर्ण संख्या। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 दूना 10, 1 हासिल, 2 दूना 4, 1 5, और 6 दूना 12, और 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगाया, 10 घाते कितना है? 18। यदि 10 घाते 3 इधर दे दें तो 1250 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा? 15। अब ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो यदि कूलाम के आगे कोई चीज दशमलव लिखी है तो वो की चीज क्या है? संभव है। बट अगर ई के आगे कोई चीज दशमलव या बटे में है तो वो चीज संभव नहीं होता। ये भी किससे हम लोग सीखे हैं? क्वांटमीकरण रूल से। तो मैं अगला गुण बताता हूँ, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अगला गुण, चौथा गुण देखते हैं हम लोग। आवेश में योज्यता का गुण होता है।
आवेश में योज्यता का गुण है। आवेश अदिश राशि है तो उसको जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की दिशा की जरूरत नहीं है, उसको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। जैसे एक आवेश Q1 है आपके पास -2 कूलम तथा Q2 है आपके पास 3 कूलम। यदि इसको आप जोड़ना है तो Q नेट बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2। इसमें दिशा उसा कुछ नहीं देना देखना है, आपको सीधा सीधा जोड़ देना है। तो -2 और +3 जोड़ेंगे कितना आएगा, +1 कूलम। तो आवेश में किसकी गुण होती है, योज्यता की प्रॉपर्टी यानी योज्यता की गुण होती है, वो सीधा सीधा क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि आवेश में योज्यता का गुण होता है, अर्थात आवेश को सीधे सीधे बिना दिशा सहित क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि आवेश अदिश राशि है। उसके बाद 5वां पॉइंट, आवेश निरपेक्ष वेग कामा अपवर्तनांक तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वेग पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं कि आपके पास हाथ में 5 कूलम का आवेश है और आप बाइक पे चलने लगे तो वो 5 कूलम घटकर या फिर बढ़कर कुछ और हो जाए, यानी वेग पर निर्भर नहीं करता। अपवर्तनांक पर भी आवेश निर्भर नहीं करता। जैसे गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो माध्यम पे तो निर्भर कर, वो भी माध्यम पे निर्भर नहीं करता। अब जो जैसे आवेश, ये हमारे पास मान लीजिए 5 कूलम का इस पे आवेश है, इसको यदि आप जल में डुबो देते हैं फिर भी वो कितना रहेगा, 5 कूलम ही रहेगा। शीशे में डाल देते हैं फिर भी वो कितना रहेगा, 5 कूलम। यानी अपवर्तनांक पर भी आवेश का मान निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता। यदि 1 kg द्रव्यमान पर 1 कूलम आवेश डिस्ट्रीब्यूट है तो यदि उसी आवेश को 5 kg पर करें तब भी वो 1 ही कूलम आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा। घनत्व तो कम हो जाएगा बट आपका आवेश नहीं बदलने वाला। तो ये 5 गुण आपके लिए बहुत काफ़ी है आवेश के। कुछ 1-2 गुण और होते हैं उसको, तो वो लोग हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आवेश के जितने भी गुण थे समाप्त हो गए। सबसे पहले आवेश अदिश राशि होती है, दूसरा आवेश में योज्यता का गुण होता है, तीसरा आवेश क्वांटमीकरण के नियम का पालन करता है, और चौथा हम लोग ने देखा ये आवेश निरपेक्ष व अपवर्तनांक क्या करते हैं उसको, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और एक हम लोगों ने और देखा है कि जो आवेश होता है, आवेश मतलब जो गुण है वो क्या कहते हैं कि कभी भी पूर्ण संख्या में हमेशा होता है, कभी भी मतलब कि दशमलव में नहीं होता। तो यहाँ तक आवेश का गुण खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र का गुण। उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो का एंड कर देंगे। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ से विद्युत क्षेत्र का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर यदि आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। विद्युत क्षेत्र का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होना चाहिए बट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले रहे हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का सबसे पहला गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहाँ से निकलती हैं, प्लस से निकलती हैं और किस पर जाती हैं, माइनस पर। यानी विद्युत क्षेत्र का गुण पढ़ना यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण पढ़ना होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, प्लस आवेश से निकलती हैं और किस आवेश तक जाती हैं, माइनस आवेश तक। और जो यदि माइनस आवेश आपके पास नहीं है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलेंगी और अनंत तक जाएंगी, जबकि ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आएंगी और कहाँ तक जाएंगी, मतलब कि ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं
धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक पहुंचती है। यानी यदि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाया जाए Q और एक यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनाया जाए -Q, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहली बात तो इसके पास आए, यहाँ से निकलेंगी, प्लस से निकलेंगी, अभी माइनस से माइनस की ओर आएंगी, तो ये सब रेखाएं इधर से निकलेंगी। ये सब कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो यदि इनके पास कोई भी आवेश नहीं है तो सब रेखाएं अनंत तक जाएंगी। ये सब रेखाएं कहाँ से आती हैं? अनंत से आती हैं। और प्लस से निकलकर कहाँ तक जाएंगी? माइनस तक। प्लस से निकलकर कहाँ तक जाएंगी? माइनस तक। और प्लस से निकलकर कहाँ तक जाएंगी? माइनस तक। अनंत का मतलब ये नहीं है कि ये ब्रह्मांड को क्रॉस करके चली जाएंगी। अनंत का मतलब हर एक चीज अनंत हो सकता है। आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड लगा है ये भी अनंत हो सकता है। एक अनंत एक रिलेटिविस्टिक यानी कि एक मतलब कि तुलनात्मक वर्ड है। जैसे इस एक वायरस बहुत ही छोटा जीव होता है, उसके लिए ये बोर्ड बहुत ही क्या है? बड़ा है, अनंत दूरी है। या तो फिर कहें एक इस बोर्ड का परमाणु वो भी बहुत छोटा है, तो उसकी तुलना में ये चीज़ क्या है? बहुत ही अनंत होती है। तो उसी प्रकार ये रेखा है, जहाँ तक इनका जो क्षमता होता है एकदम खत्म हो जाता है, उसी को क्या बोलने लगते हैं? अनंत बोलने लगते हैं। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। और यदि माइनस आवेश बगल है तो कहाँ तक जाएंगी? माइनस आवेश तक। तो ये आपका ये पहला गुण हुआ। उसके बाद दूसरा गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी नहीं काटेंगी। तो ये लिखेंगे दूसरा गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी कि यदि ऐसे हुआ तो ये कभी भी नहीं होता है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिए तो एक ही समय के लिए दो टेंजेंट अगर खींच दिया तो एक ही समय पर एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। जैसे हम ही लोग एक समय पर केवल एक ही स्थान पर रह सकते हैं, एक समय पर कई स्थानों पर नहीं रह सकते। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक कण पर टेंजेंट लिया जाए तो एक ही कण पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला ये खत्म हो गया, हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। थर्ड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद पास नहीं बनाती, यानी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। तो वो लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद पास या फिर क्लोज लूप नहीं बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप बनाती हैं, वो गोल गोल घूम जाती हैं, बट विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। यानी यदि ऐसे बात किया जाए तो ये कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्लस से निकलकर कहाँ जाती हैं? अनंत तक, या प्लस से निकलकर माइनस तक। और आप कहो कि प्लस से निकलकर फिर प्लस पे आ जाएं, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद पास नहीं बनाती। यहां तक आशा करता हूं कि क्लियर है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पॉइंट चौथा, विद्युत क्षेत्र की क्षमता समानुपाती क्या होता है? सघनता या रेखाओं की सघनता। विद्युत क्षेत्र की जो क्षमता होती है रेखाओं की सघनता पर निर्भर करती है। यदि ये रेखाएं हैं, ये मान लो ए,
और ये रेखाएं हैं, ये है मान लो बी। तो यहाँ पर रेखा ज्यादा, इसका रेखा का घनत्व यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर रेखा का घनत्व कम है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की क्षमता कौन सी होगी सघनता के आधार पर? तो ए की ज्यादा होगी और बी की कम होगी। यदि एक और बात किया जाए, यदि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है तो यहाँ पर रेखाएं ज्यादा सघन है, यानी ज्यादा पास पास है, घनत्व ज्यादा है, तो ए का विद्युत क्षेत्र बी से क्या होगा ज्यादा होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघनता पर निर्भर करती हैं, जितना ज्यादा रेखा सघन होगी उतना ही ज्यादा उसका विद्युत क्षेत्र का क्या होगा क्षमता। तो यहाँ पर रेखा ज्यादा सघन थी, यहाँ कम थी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम। और यहाँ पर रेखा ज्यादा सघन थी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा और यहाँ पर कम। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, अभी अभी मैंने बताया कि हमेशा प्लस से किधर की ओर होती है, माइनस की ओर। हमेशा उसका डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की रेखा किधर से होती है, प्लस से माइनस की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाना पसंद करेगा, प्लस में, यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है। कहाँ चलता है, विपरीत। और जब प्रोटॉन को छोड़ा जाता है तो प्रोटॉन माइनस की ओर जाना पसंद करेगा, तो प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र में किसके चलता है, उसकी दिशा में चलता है। तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद यदि एक समान, लास्ट पॉइंट, समय भी काफी हो गया इसलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ये देखो बेटा, स्क्रीनशॉट बोले या ना बोले, हम थोड़ा सा दूर हटा करें तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या तो फिर वीडियो को पॉज करके ही लिख लिया करिए। ये 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट कहना चाहता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र हमने बहुत सारे गुणों को पढ़ लिया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये वाला कॉन्सेप्ट जानते हो कि नहीं, ये तो हमने बता दिया ना कि जो इलेक्ट्रॉन की गति है विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, जबकि प्रोटॉन की गति कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लास्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो आवेश होता है विद्युत क्षेत्र रेखा में, आवेश वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या पर। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर, यानी विद्युत क्षेत्र मतलब किसी आवेश का मान या फिर परिणाम, फिर लिख देते हैं आवेश का परिणाम। आवेश का परिणाम कितना ज्यादा होगा वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर। जहाँ जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकलेंगी अर्थात उसका मान क्या है, ज्यादा। यदि देखिए, ये हमने पॉइंट बोल दिया, ये है Q1 और ये है Q2, इससे ये रेखाएं निकल रही हैं। इससे ये रेखाएं निकल रही हैं। हमसे बोलिए कि कौन सा बताइए, प्लस है या कौन सा माइनस है और किसका मान ज्यादा है। तो देखिए, जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहती हैं वो क्या होता है, प्लस, यानी Q1 क्या है, पॉजिटिव। और जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है वो क्या होता है, माइनस, यानी Q2 क्या है, निगेटिव। और किसका मान ज्यादा है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी उसका मान भी क्या होगा, ज्यादा। तो Q1 का मान Q2 से क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या ज्यादा होगा उसका, उस आवेश का परिमाण भी क्या होगा, ज्यादा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर आ रही है तो निगेटिव, और यहाँ रेखाएं ज्यादा है तो उसके मान भी क्या है, ज्यादा। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट पॉइंट और बता देते हैं हम, 6ठा पॉइंट, कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बात करें, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में समांतर होंगी तथा समान अंतर अर्थात दूरी पर होंगी। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो सभी आपस में क्या होंगे, समांतर, यानी पैरेलल, यानी सबकी दिशा एक तरफ होगी और सबके बीच दूरी भी क्या होगी, समान। जैसे ये हो गया एक समान विद्युत, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, ये E, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, या फिर यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी देखो ये सब आपस में एक ही दिशा में है और इनके बीच गैप, ये जो गैप है यहाँ पर, ये गैप भी क्या होनी चाहिए, समान। यदि असमान विद्युत क्षेत्र है तो ये जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, कम बेसी। ये कम या ज्यादा हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, असमान। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होती है, समांतर होती हैं और उनके बीच जो गैपिंग होता है वो भी क्या होता है, एक समान। और असमान विद्युत क्षेत्र में समांतर तो होती हैं पर उनके बीच गैपिंग क्या होती है, अलग अलग। तो हमने सभी बातों को डिस्कस किया, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप स्पीड बढ़ा के पुनः वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे ही अन्य फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के नियमों के बारे में डिस्कस करने के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि किस नियम पर डिस्कस करना है। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको एकदम टोटली एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ तक वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और चैनल को लाइक कर दीजिए, मतलब वीडियो को। और अब बस यहीं तक, उसके बाद आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। जय हिंद।